ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तक पहुंचनी चाहिए ना। दादियों की इतनी पालना ली, दादी जानकी की, तो दादी जी तो अभी भी अनसन है, इसलिए भूलती नहीं है उनकी शिक्षाएं। उनका 3 बार ओम शांति कहना भी कभी भूल नहीं सकता। मेरा परिचय तो बहन ने दिया, मुझे तो पता नहीं मैं ब्रह्मकुमारी कब बनी थी, क्योंकि 3.5 साल के बच्चे को एक टोली, एक दीदियों की मीठी मीठी बोली, और एक मैं बचपन से प्रकृति प्रेमी थी, वहां के पेड़ पौधे फूल, बस इन्हीं चीजों ने मुझे कब निश्चय बुद्धि बना दिया और कब मैं बाबा की बच्ची बन गई, मुझे खुद को ही नहीं पता। और 7 दिन का कोर्स करवाते तो हैं औरतों को, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया। तो बचपन से ही ये मेरा भाग्य था कि मुझे बड़ों का सानिध्य मिला, अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली। जिस समय बाबा का अंत के समय में अव्यक्त बाप दादा का पाठ चल रहा था और एक पल की दृष्टि के लिए लाइन लगती थी, उसमें भी बहुत मुश्किल से किसी को नंबर, रिबन, फूल मिल पाता था, तब मैं आत्मा पीछे बैठ के यही सोचती थी कि क्या तू रिटर्न कर पाएगी जो अव्यक्त पालना तुझे मिली है। मेरी छोटी बहन जिसकी आयु 55 इयर्स है, वो माँ के पेट में थी, उसका जन्म नहीं हुआ था जब 1970 में मेरे पिताजी को ज्ञान मिला। 1969 में जब रूप भाई जी को मिला, उसके बाद पिताजी पहले तो उसको मजाक ही समझते थे कि ये कौन से बाबे के चक्कर में फंस गया जगरूप भाई, लेकिन जब खुद को पता चला, एक बुक मिली जगरूप भाई जी ने दी उनको कि पढ़िएगा कि आप कौन हैं और आप किसके हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। ऐसी बुक थी, एक 2 रुपए शायद से भी शायद कम था उस समय उसका जो मूल्य था। तो उसको पढ़ के वाकई ही पिताजी को लगा कि ये सही रास्ते पर हैं। तो पिताजी ने लुधियाना में ऑन डेपुटेशन थे वो आर्मी की तरफ से, तो वो सामने से आश्रम देखा उन्होंने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वहां चले गए और वहां मिठू दादी थे जिन्होंने पिताजी का कोर्स करवाया 7 डेज का। और फिर बाद में हमारे माता जी, तो मेरी बहन का जन्म नहीं हुआ था, जन्म होते ही उसको 5 दिन की को लपेट के कपड़े में दादियों के पास ले गई और उसकी जुबान के ऊपर दादियों ने शायद से ओम, जिसको जन्म घूमती पोटी कहते हैं पंजाबी में, वो दिया। और आज उसको भी बाबा की सेवाओं में समर्पित हो गई, 35 इयर्स हो गए हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी माँ की वो गोद में होती थी, क्योंकि प्योरिटी की धारणा 1 साल पहले से शुरू हो गई थी और वो सिर्फ मात्र शायद 8-9 महीने की ही थी जब हमारे माताजी पिताजी हमको लेके मधुबन में चले गए। और उस समय अव्यक्त बाप दादा कहाँ आते थे पता है? बाबा के कमरे में जो गद्दी बिछी हुई है नीचे, पांडव भवन में भी हिस्ट्री हॉल से भी पहले बाबा का जो कमरा है, जो अभी थोड़ा बड़ा बना दिया है, तब छोटा था। तो माताजी का टर्न आया, माताजी मेरे को उंगली से पकड़ के बाबा के पास ले गई अव्यक्त बाप दादा की, और छोटी वाली तो कंधे पे थी, तो पिताजी बाहर लेके बैठे थे। तो बाबा ने पूछा दूसरी कहाँ है? उस आत्मा का भाग्य हमारा देखो, हम ये समझते हैं कि कैसे पूरा संगम युग अंतिम श्वास तक उसका रिटर्न कैसे दे पाएंगे, कितनी भी सेवा करें उतनी कम है। तो वो सोई हुई थी और बाबा मुझे टोली दे रहा था, लेकिन बाबा प्रसाद तोशा देने लगा तो मैंने बोला
नहीं, मुझे नहीं मिला है। मतलब जैसे पता नहीं था कि ये भगवान है, ये बाबा है, छोटे बच्चे थे। लेकिन फिर माता जी बोली ये शिव बाबा है, इनसे प्रसाद लेना है, तो लिया। और जो सोई हुई थी उसके मुंह में भी अव्यक्त बाप दादा ने अपने हाथों से प्रसाद डाला। तो जिसने इतनी दृष्टि हमारी बंद आंखों पे भी डाली, उसका रिटर्न कैसे दे सकते हैं। मैं हमेशा डायमंड हॉल में जब बाबा आते थे, पीछे के गेट पे बैठे हो के अपने भाग्य को देखती थी ना, कभी मैं उनको देखूं, कभी खुद को देखूं, कि वाकई ही मैं मेरे कर्मों से, मैं मेरी मनसा वाचा कर्मणा से बाबा के कार्य में सहयोगी कैसे बन सकती हूँ। मैं कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, किसी चीज का रंग ही नहीं चढ़ा। यही मन में था कि नहीं, मुझे अपनी इस क्वालिफिकेशन को, इस स्टडी को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे इसको सेवा में लगाना है। मेरे को लगता था कि मैं आश्रम पे रह के जॉब भी करूंगी, और मैंने नॉन मेडिकल लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन तब तक ग्लोबल हॉस्पिटल बनने का संकल्प आया। हमारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने देश के लिए 3 लड़ाइयां भी लड़ी हैं फ्रंट फुट पे। 2000 सैनिकों के साथ वो अकेले डॉक्टर होते थे। तो निर्भर भाई जी बोले दोनों बेटियों में से एक तो मुझे चाहिए ग्लोबल के लिए, और एक आश्रम पे दे दो अभी चंद भाई अचल बहन जी को। दादी चंद्रमणि जी से ऐसी पालना ली, हमारी माता जी दादी चंद्रमणि जी के पांव की मसाज करती थी और हम दोनों बहनें उनके पेट के ऊपर लेट जाते थे। ऐसा भाग्य मुझे मिला। फिर मधुबन में रहने का, पिताजी ने मुझे बीएससी नॉन मेडिकल छुड़वा के सीधा बी फार्मा की तरफ भेज दिया कि नहीं, भाई साहब ने बोला है कि एक मुझे चाहिए। तो मैं वो पूरा करके फिर वापस मैं गई ग्लोबल हॉस्पिटल में, अपनी सेवाएं बहुत लंबे समय तक एज ए फार्मासिस्ट पहले दी। उसके बाद फिर मुझे पहला क्वेश्चन निर्भर भाई जी ने किया कि आप सिर्फ फार्मेसी में सेवा करेंगी या कहीं भी? मैंने बोला कहीं भी। तब पैथोलॉजी में बहुत जरूरत थी। भाई साहब बोले कि नहीं, तुझे और आगे स्टडी करनी है। मैंने सेवाएं भी की और स्टडी भी की। फिर मैंने बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी, पहले डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया, फिर बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी किया। फिर मैं पहले एज ए सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट, देन सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट पे ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अचानक से ड्रामा परिवर्तन हुआ कि इधर पंजाब में सेवाएं बढ़ गई। रोज यही डिमांड थी कि बहन चाहिए, बहन चाहिए, बहन चाहिए। मैंने बोला बहन कहाँ से लाएंगे, मैं खुद ही आ जाती हूँ बहन हूँ तो। और साथ में पिताजी की आयु, शरीर का आयु जो 87 हो गई, नो डाउट वो अभी भी इज इन वेरी गुड हेल्थ, वो 87 है। अभी हम रिसेंटली लास्ट सितंबर में नशा मुक्ति अभियान के डॉक्टर सचिन प्रभु को बुला के मैंने और पिताजी ने पूरे पंजाब और हरियाणा में मोर देन 38 प्रोग्राम्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिफाइनरीज, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए नशा मुक्ति के लिए। और लगभग 8,642 लोगों को हमने, स्टूडेंट्स को, लोगों को, ट्रक ड्राइवर्स को, सबको टच किया कि कैसे हम नशों का जो इतना चल रहा है, और पंजाब को आपको पता ही है, तो बहुत लोगों को उससे हेल्प मिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा जैसे आज भी बोला बोली में क्या कि एक है लवली और एक है लवलीन। जो लवलीन बन जाने में सुख है वो सिर्फ लवली बनने में नहीं है। बाबा बोलता है संकल्प श्वास समय सफल करो। संकल्प ही तो बेस है। आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप देख लो, या जितने भी लोगों को लेक्चर सुन लो, सब कोई क्वांटम हीलिंग की बात कर रहा है। और हमें तो बाबा पहले से ही क्वांटम हीलिंग बता रहे हैं। अशरीरी स्टेज क्या है? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो हमारी सोच, जो हमारे संकल्प, जो हमारे बाबा बोलते हैं, जैसे दूसरे बाहर के साइंटिस्ट ने क्या बोला,
तो 4 तरह के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड अननेसेसरी। लेकिन हम बच्चों के लिए 5 तरह के हैं, 5वीं तरह के हैं एलिवेटेड थॉट्स, ऊंचे विचार, दिव्य विचार, अलौकिक विचार। हमें तो बाबा रोज सिखा रहा है, हमारे तो रोज शिक्षाएं मिल रही हैं। तो मुझे क्या करना है? थॉट ये एक रॉ मटेरियल है। जैसे विचार हम अपने मन को देंगे, थॉट्स जैसे देंगे, वैसे हमारे भाव और भावनाएं, इमोशंस, ई थॉट, टी से थॉट, ई से इमोशंस, और जैसे भाव और भावनाएं हमारी होंगी एवरीडे, उससे हमारे संस्कार बनेंगे, हमारे एटीट्यूड्स बनेंगे, हमारा नजरिया बनेगा चीजों को देखने का, समझने का, और वो फिर हमारे मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया टीम। तो हमें बाबा एवरी डे बता रहा है कि हमें कैसे संकल्प उठाने हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल कि 2 तरह के एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे ऊपर है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, कि हमें कौन सी अट्रैक्ट करनी है। हमें कभी कभी लगता है, बाबा मुझे तो दादी गुजर जी की बात बहुत अच्छी लगती थी, जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने में एवरी डे धारण करती जाऊं। दादी बोलती थी, जैसे बाबा आज भी बचत की योजना बताई है, समय स्वास्थ्य संकल्प की भी बचत करनी है। बाहर हम दुनिया में भी अपनी सेफ्टी के लिए, के आईवेयर के लिए बैंक का आसरा लेते हैं, बैंक में कुछ जमा करते हैं कि कुछ बैलेंस बचा के रखते हैं। लेकिन दादी बोलती थी कि आप ना एक टाइम बॉक्स बनाइए, उस टाइम बॉक्स में देखिए कि हमने बाबा के लिए कितना टाइम दिया। आप कहीं पोस्ट ऑफिस गए हैं, आप कहीं रेलवे में गए हैं, या कोई राशन लेने गए हैं, आप लाइन में लगे हैं, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा तो करके भी क्या करेंगे, आपका टर्न आएगा। वो तो दुनिया भी हड़बड़ा रही है, आप भी बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं। तो आप के बीच में और उनके बीच में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? ऐसा मैं मानती हूँ कि हमें वो वक्त हमें अपने आप को एनालाइज करने का मिलता है। हम ये सोचें कि अभी इस लाइन में भी, अभी समय मेरे दिन भर में जहां भी समय मिले, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, क्यों बाबा ने हर घंटे पे 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल दिया? क्यों दिन भर में सुबह 5:45 से, बल्कि अमृत वेले 3:30 बजे से लेके, जगाने के बाद से 4 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल दिए? कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल करना है? हमें रियल में हम चेक करें कि क्या सच में मेरा ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है, मेरे संकल्पों को ब्रेक लगा है। वो समय जो मुझे बाबा ने इशारा भी दिया है, अपने 5 स्वरूप का चिंतन करने के लिए बाबा ने बोला कि 1 मिनट में अपने 5 स्वरूप की ड्रिल करो। और लास्ट में बाबा की मुरलियों को आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सालों तक बाबा बीच बीच में मुरली में ड्रिल करवाते थे, क्योंकि बाबा हमें ये आदत डालना चाहते थे। आने वाला समय, हम डेली न्यूज भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, ये होगा वो होगा, सब लोग अनिश्चित है, सब घबराए हुए हैं, सब डरे हुए हैं, कुछ भी सेफ नहीं है, न तन सेफ है, न मन सेफ है, न धन सेफ है। तन कहाँ सेफ है? तन को जो मिल रहा है वो कहाँ पेस्टिसाइड फ्री है, पॉइजन फ्री है? जो आप दूध पी रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, जो आप सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से रास्ते आ रहा है? हमारे सूरज भाई बोलते हैं कि पानी को चार्ज करके पियो। डॉक्टर मसारू हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने तो उसके ऊपर रिसर्च, आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा कि कितनी बड़ी रिसर्च कर दी है कि 2 पानी के गिलास लेके उन्होंने एक को गालियां निकाल दी और एक को बहुत प्यार किया, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक किया तो उन्होंने क्या पाया कि वो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, जो उनकी ही पूरी इमेजेस डिफरेंट पाई।
ये तो उन्होंने किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाबा क्यों बोलता है कि बच्चे भोजन पे बाबा को याद करो, नहीं तो माया खा जाएगी, बोलते हैं ना। तो भोजन कैसा भी आ रहा है, अनाज कैसा भी आ रहा है, पानी कैसा भी आ रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से प्योर किया है, शुद्ध किया है, तो हम सेफ रह सकते हैं। मुझे लगता है बाबा की याद के अलावा सेफ्टी कुछ भी नहीं है, और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने किया है एवरी स्टेप पे, एवरी स्टेप पे। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ट्रैवलिंग भी शुरू की, 25 इयर्स की एज होगी। दादी चंद्रमणि मुझे बोलती थी, पालकी चलती ट्रेन में अगर प्रॉब्लम होगी तो लेखराज नहीं आएगा, तो बाबा आएगा। मतलब कैसे दादियां हमें सिखाया, बाबा के प्रति प्रेम बढ़ाया, प्यार बढ़ाया। और मैं कोरोना काल में अपना एक मेरा अनुभव है कि जब पेशेंट के डायरेक्ट टच में थी, ना जाने सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों के नाक में डाल डाल के सर मुझे पर्सनली कोरोना चेक करना पड़ता था, कितने सैंपल को मैं हैंडल करती थी। लेकिन सबसे पहला संकल्प मैं उठते ही ये देती थी, बाबा तू मेरा वैद्य है, तू मेरा डॉक्टर है, तू मेरा सर्जन है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा गाइड है। ये 5 शब्दों को मैंने अपना एक कोटेशन बना दिया है, जो मुझे इतना हेल्पफुल है कि बाबा मेरे को गाइड करेगा, मुझे वहां जाना नहीं है, वहां हाथ से टच नहीं करना है जहां वो वायरस है। और अगर मेरा टच हो भी गया तो बाबा मेरा प्रोटेक्शन है, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, तो उससे मैं सेफ रहूंगी, उससे मैं सेफ रहूंगी। बोलते हैं ना, जो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं उससे बीमारी दूर हो जाती है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मुरली सुन के हमें जो वर्क करना चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं? मुरली सुनना दैट्स डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है, लेकिन मुरली को जीना। मैंने जो सुना है वाक्य में ही, हमारे डॉक्टर सचिन भाई हैं, आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे लोग, वो बोलते हैं कि बाबा की मुरली में जो शब्द आते हैं, आप सीधा सीधा बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझोगे, क्यों समझो, क्यों समझो, उसका लॉजिक क्या है? बच्चे समय श्वास संकल्प सफल करो, बचाओ। क्यों बचाओ? क्या करना है संकल्प को बचा के? क्या करना है समय को बचा के? क्या करना है श्वास को बचा के? श्वास कैसे बचेंगे? आज हम कैसे सांस ले रहे हैं? सिर्फ यहाँ तक सांस आ रहा है। अगर हम श्वास को ऐसे लेंगे, वो बोलते हैं ना, श्वासों का सिलसिला है जिंदगी, तो क्यों जल्दी जल्दी लेने हैं? श्वास 1 2 3 4 तक तो मिनिमम लिया जाए, और फिर उसको थोड़ा सा रोक के फिर वापस हमें लगे कि हमारी बॉडी से हमारी नेगेटिविटी निकल गई है। बाबा ने 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल 1 घंटे में दिया है। अगर हम उस 1 घंटे में मात्र 3 या 4 ही श्वास लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करके बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है तभी हमें बहुत कुछ मिलेगा। हमारे ब्रेन को क्या चाहिए? हमारे जितने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, क्यों मर रहे थे? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और वाकई ही पानी की तरह ऑक्सीजन जा रहा था। हमारा जो मैनीफोल्ड रूम है, रात को ना जाने हमारा वो भाई सोता ही नहीं था ग्लोबल में। कभी रात को 1 बजे आ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी सुबह 4 बजे जा रहे हैं, और वो भाई बोलता था कि ऐसे जैसे नल खोला होता है ना, इस तरह से मेरी ऑक्सीजन लग रही है पेशेंट्स को, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम किया हुआ है ग्लोबल में। तो हमें क्या चाहिए? बाबा ने तो हमें पहले से बोला है,
बच्चे अपने स्वरूप में टिको। जब हम अपने स्वरूप में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ब्रीदिंग है वो डीप हो जाती है, और डीप ब्रीदिंग से जब हमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलता है, हमारी लंग्स प्यूरिफाई हो जाती हैं, हमारे ब्रेन में एक्टिवनेस आती है। देखना, कांता बहन ये कह रही है, बिल्कुल मानना नहीं इस बात को, जस्ट अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि मुझे वाकई इसका कुछ फायदा हुआ है। मुझे थोड़ा सा गला खराब हुआ, थोड़ा सा सेंसेशन ऐसा हो गया, तो डॉक्टर सचिन को पता था कि मैं मेडिसिन खाने वालों में से नहीं हूँ। सॉरी, मैं आपके 5 मिनट ले सकती हूँ? ऐसा नहीं कि मैं बोलती जाऊँ आप लोगों को जाना हो। तो क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना कि दूसरे के जले हुए हाथों से इंसान रोटियां सेकना सीख ले तो उसमें भी टाइम से हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं 59 में इंटर हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा एक चैलेंज है। मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन के, मैंने मेडिकल साइंस को मेडिटेशन के आगे, साइलेंस की शक्ति के आगे, पॉजिटिव संकल्प पावर के आगे फेल कर और मैंने वो किया है। कैसे? मुझे 32 साल की एज में 2 तरह का आर्थराइटिस आया, ऑस्टियो एंड र्यूमेटॉइड, और मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया उसमें टेनस एल्बो हो गया, सर्वाइकल हो गया, पूरी ऑस्टियोपेडिक स्पाइन में उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी के पैचेस आ गए, घुटनों का हाल खराब हो गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि 45 की एज तक आपके दोनों नी रिप्लेसमेंट होंगे सिस्टर। आपको नीचे बैठ के जमीन पे नहीं बैठना है, आपको पत्थी मार के नहीं बैठना है, आपको कपड़ा नहीं धोना है, आपको 2 किलो वजन नहीं उठाना है। तो मैंने बोला कि आप कोई अरेंजमेंट करके देंगे मेरे कपड़े धोने का, मेरे खाने बनाने का, क्योंकि मैं ऐसा सबको बोलती हूँ, दीदियों को भी बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने पाँव पे चलना सीखो। आपको कोई रोटी बना के दे दे, ये मुझे मंजूर नहीं है कि मुझे बना के दे दे। मैंने ग्लोबल में इतने साल रह के भी अपना भोजन खुद बना के खाया है। भले ड्यूटी मेरी 7 घंटे की थी, लेकिन 8 घंटे से 10 घंटे से पहले मैंने कभी लैब नहीं छोड़ी थी। और मैं सोचती थी कि अगर दूसरे लोगों में 6 घंटे काम करने की कैपेसिटी है, तो मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, बाबा की शक्ति है, तो मेरे को 12 घंटे होनी चाहिए। जिस डॉक्टर के पास गई, उन्होंने स्टेरॉइड लिख दिए, ये कर दिए, 150 तक मेरा आरए फैक्टर का टाइटर है। आज आप किसी लैब के व्यक्ति को ले आओ और मेरा ब्लड सैंपल ले लो, वो 27 से ऊपर नहीं आएगा। विदाउट एनी मेडिकेशन, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ जो डॉक्टर ने कहा उसे मेरे मन ने स्वीकारा नहीं। चंडीगढ़ पीजीआई वालों ने मुझे 18-20 साल की उम्र से लेके 24 साल की उम्र तक इतने स्टीरॉइड खिला दिए, इतने हार्मोन्स खिला दिए, और डॉक्टर बंगाली डॉक्टर था, बोलते हैं इसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे ब्लड कैंसर हो जाएगा? तो वेट हो गया 85 kg, और मैंने सिर्फ अपनी डाइट और अपनी थिंकिंग पैटर्न से, दादी प्रकाशमणि जी मुझे बोलते थे, तू ना सुबह 3 बजे उठ के शांति स्तंभ पे जाके बाबा का जो बड़ा कैस्केट है उसके सामने खड़ी होके अपने ऊपर किरणें लेना शुरू कर दो। और तब से मैंने योग के प्रयोग शुरू किए, और ये वाकई ही काम करता है। आज मैं आपके सामने हूँ। दीदी जी से पूछिए कि मैं 4 लोगों के वस्त्र जमीन पे बैठ के साफ करती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, और घर के सारे काम मेरे को, मेरी गाड़ी साफ करनी है तो मैंने कोई क्लीनर नहीं रखा है। नहीं, वो क्यों कोई दूसरा करे? पहली बात, संगम में मुझे चोला वाले फैन का मिल गया है, लेकिन मैं अपने आप को किसी समझती, अपने आप को भाई हूँ कि मैं भाई हूँ, मैं बहन नहीं हूँ। मुझे इन बहनों की सेवा करनी है,
इन दीदियों ने जो मुझे पालना दी है। मैं 89 में आपके पास लक्ष्मी नगर में आई थी, तब वो नीचे हॉल होता था, वो छोटा थोड़ा एक दो सीढ़ी नीचे उतर के जाते थे, तभी मैं आई थी। आज इतने साल बाद दीदी जी इतनी प्रेम की, हाँ जी हाँ जी, तो पुराना सैंडल था। तो आज मेरा ये भी भाग्य है कि मोती दीदी के जरिए मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद मिल गया कि मैं इतने बड़े मेरे बेहद परिवार से मिल सकी, और दीदी जी से जिससे मुझे इतना प्रेम मिला कि मैं आत्मा अपने आप को भरपूर था। अगर हमें अबंडेंस क्रिएट करनी है, पानी है, भरपूरता को अपने में लाना है, तो उसका एक ही सोर्स है बाबा, और बाबा के द्वारा नमित बनाई हुई ये दीदियां, दादियां। मैंने इतनी दादियों की पालना ली। दादी प्रकाशमणि जी के पास ब्लड सैंपल लेने जाती थी, मैं जब उनको नीडल भी लगाती थी तो मैं देखती थी कि लास्ट में दादी के फेस के ऊपर एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होते थे। मैं सोचती थी कि ये आत्मा सिर्फ सेवा स्तर में है, बाकी बाबा इनको सेवा के लिए आगे ले चुका है, कि आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे ही दादी जानकी के मैं सामने बैठती थी, अगर मेरे को 7:02 हो गए पहुंचने के लिए, तो मुझे हंसाबेन बोलते थे कि अभी तुम बैठ जाओ। दादी 7 से 7:30 हिलेगी नहीं नुमा शाम में भी। तब से मुझे महत्व समझ में आया कि योग का क्या महत्व है। दादी जानकी को सबसे मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी इन द वर्ल्ड ये खिताब क्यों मिला? क्योंकि दादी इमीडिएटली ब्रेक लगाती थी किसी भी चीज को, और दादी अपने योग के समय में योग, बाबा क्यों बोलता है ज्ञान योग धारणा सेवा, जब उन्होंने सेवा करनी है तब भी उन्होंने नहीं देखना है। और वो एग्जाम्पल थी, 104 साल जी है वो, उनकी 50 एज में उनको इंटेस्टाइनल में एक छेद होना शुरू हुआ था। दादी इतना, मैंने उनके इतना करीब रही, जब भी वो भारत में रहे वो इतना दूध लेती थी, इतना डाइट लेती थी, लेकिन शरीर कैसे चला? लास्ट तक किसी का सहारा लिया, कोई लकड़ी पकड़ी। तो ये एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने? जब हमारी दादियां कर सकती हैं तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो आज से मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे योग के प्रयोग करें। ऐसी जनरेशन हमारे सामने आ रही है जो आपका ज्ञान नहीं सुनेगी। आप चाहो, दीदी ने जैसे बताया, पहले लोग 1.5 घंटा ज्ञान सुनते थे, फिर 1 घंटे पे आगे, फिर पौने पे आगे आते थे। अभी तो वो बोलते हैं जी हमें 5 मिनट में अनुभूति कराओ। हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, अब वो रेस्टलेस हैं। तो अगर मुझे ही अनुभूति नहीं होगी तो मैं उनको क्या करवाऊंगी? क्या मेरी दृष्टि इतनी पावरफुल है? मेरे संकल्प इतने पावरफुल हैं? मैंने अपने श्वासों की गति को थामना सीखा है। श्वासों श्वास में बाबा है। अगर है तो फिर बाबा हमारे लिए हमारे साथ है, खड़ा है, हर मोमेंट पे खड़ा है। और लेकिन हमें भरोसा करना आना चाहिए। हमारे पिताजी का ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, पहचान में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे 26 स्टिचेस लगे, ये रिब्स टूट के ऐसे हो गए, एक घुटना टूट गया, और ना जाने उनको बैक पे फ्रैक्चर हो गया। और जब मुझे न्यूज मिली तब 2 बज रहे थे, 1:30-2 बज रहे थे, ये पिताजी का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो गया है, आपको आना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि मैं ड्यूटी पे थी, दादी जानकी हॉस्पिटल में आए हुए थे विजिट के लिए। मैंने डॉक्टर प्रतापक जी को बताया, उन्होंने बुलाया दादी जी को। दादी जी बोले कोई संकल्प है? मैंने बोला नहीं, कोई संकल्प नहीं है मुझे। एक बात थी, उसको मैं आज भी विजुअलाइज करती हूँ। मैं कहीं भी हूँ, मैं शांति स्तंभ को आपके अपने सामने लाती हूँ, और मैं वहां से निकली, शांति स्तंभ पे गई और एक शब्द बोला कि बाबा वो मेरे लौकिक में पिता हैं, इसीलिए तुम उनको ठीक नहीं करना। 2007 की बात है। अगर उनकी सेवा बची हुई है तो उनको ठीक करना। अगर उनको आगे सेवा के लिए जाना है तुमको लेके,
लेके जाना मेरी छुट्टी है, लेकिन फिर तू मुझे तैयार करना, उनकी जगह पे तू खड़ा है। मैंने बोला अगर स्टील की 214 हड्डियां हैं वो टूटी होंगी तो वो बचेंगे। शक नहीं था ये क्यों हो गया। हमारी माता जी जब उसे पता चला एक्सीडेंट हुआ, अपना पल्लू बिछा के बाबा के कमरे में गई, बाबा के सामने बोली तेरे कांटों से और फूलों से मुझे सबसे प्यार है। वो मात्र 24 साल की थी जब वो ज्ञान में आई, 25 साल की, और अभी वो 82 की हो रही है। वो डॉक्टर के गई ऑपरेशन थिएटर में कि जिस डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ है मैं उनकी युगल हूँ, मिल सकती हूँ? बोले हाँ मेरे पिताजी को बोले कुछ नहीं हुआ, ठीक हो आप तो। अगर कोई लौकिक पत्नी होती तो लग जाती रोने धोने, यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, कपड़े फट गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं, तो वो क्या बोलती हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, भगवान को कोसती, उसको कोस। उसने बोला ठीक है बिल्कुल सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये किसने सिखाया? ये बाबा ने, बाबा की मुरलियों ने, दीदियों ने, दादियों ने। वो चली गई हैं, ऐसे व्यक्ति चली गई हैं, और ऐसे व्यक्ति तो नहीं गए हैं ना, बाबा गया है, अभी साथ लेके जाएगा, उसका वायदा है। तो इसीलिए आज से इस ब्राह्मण लाइफ को हम जी तो रहे हैं, लेकिन समाहित करना सीखें। मुरली को हम सुन तो रहे हैं, मुरली को जीने का संकल्प लें। योग के प्रयोग छोटे छोटे अपने ऊपर हर दिन करते जाएं, सुबह से लेके रात तक, देखिए फिर जीने का मजा। इसलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ओम शांति।